रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज वनस्थलीपुरम के जय भवानी नगर में हुकूमत की तरफ से तामीर करदा 324 डबल बेडरूम मकानात का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत और शहर में मकानात की तामीर का ऐसा कोई बड़ा काम अंजाम नहीं पाया है। हुकूमत 9,714 करोड़ रुपए के मसारिफ से रियासत भर में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रही है। के.टी. रामाराव ने बताया कि एलबी नगर में 28 करोड़ रुपए के खर्चे से 324 मकानात तामीर किए गए। इस तरह हर घर पर 9 लाख रुपए का खर्च आया है। उन्होंने बताया कि इसकी मार्केट वैल्यू 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान है। उन्होंने मकीनों से कहा कि वो अपने मकानात को साफ सुथरा रखें। ప్రవేశం చేస్తా ఉన్నారో ఆ అక్క చెల్లెలకు అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా మీకు నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇప్పుడే జిట్టా రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తు చేస్తా ఉన్నారు. తమ్ముడు మీ కొద్దిగా మీ లొల్లి బంద్ చేయండి. తమ్ముడు కొద్దిగా మీరు మాట్లాడుకోండి ప్లీజ్ మీ లొల్లి బంద్ చేయండి. సరిగ్గా 5 ఏళ్ల కిందట ఇక్కడ సుధీర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడే చెప్పినారు. రైతు బజార్ పక్కన ఈ 2 ఎకరాల స్థలంలో కొన్ని గుడిసెలు చాలా అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో ఇక్కడ పరిస్థితి ఉన్న విషయం, ఒక బస్తీ ఉండే విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. 5 ఏళ్ల కిందట ఆనాడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విజ్ఞప్తి మేరకు, ఆనాడు జిట్టా రాజశేఖర రెడ్డి విజ్ఞప్తి మేరకు వెంటనే మంజూరు చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంజూరు చేసి, మరి ఈరోజు ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ కడితే ఎంత నాణ్యంగానైతే ఇండ్లు ఉంటాయో ఆ స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలో ఏ లిఫ్ట్ అయితే ఉన్నదో, ఏ షిండ్లర్ కంపెనీ లిఫ్ట్ ఉన్నదో అదే లిఫ్ట్ని ఇక్కడ పెట్టి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో పేదవారికి ఇల్లు అంటే ఒక డబ్బా ఇల్లు కట్టడం కాదు, ఒక ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండే విధంగా పేదవాడి ఇల్లు అంటే కూడా దానిలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉండాలి, అందరూ ఆత్మగౌరవంతో ఉండే విధంగా ఉండాలనే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఏదైతే ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగా ఈ 324 ఇండ్లను ఈరోజు మీకు అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. उत्तर प्रदेश में 2022 में आने वाले असम्बली चुनाव के पेश नजर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी हिकमत अमली तय कर रही है और मकामी जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद की तैयारियों का अमल शुरू कर दिया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सदर नवीसी ने आज लखनऊ में भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजबहार से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर नवीसी ने कहा कि ओम प्रकाश जी के साथ काम करेंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश चुनाव में हिस्सा लेने के ऐलान के बाद बैरिस्टर अवैसी और राजबहार की मुलाकात को अहमियत दी जा रही है। भारतीय समाज पार्टी बिहार में बनाए गए डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस का हिस्सा थी। बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने छोटी जमातों के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा कायम किया है। सदर मजलिस ने मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के इस बयान पर शदीद तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी मगरबी बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों के वोटों को तकसीम के लिए भारी रकम देकर मजलिस को बंगाल ला रही है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें खरीद नहीं सकती। उन्होंने मजीद कहा कि ममता बनर्जी को चाहिए कि वो अपनी रियासत पर तवज्जो दे, उनकी जमात पर गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। चुनाचे टीएमसी के कई कायदीन पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि ममता बनर्जी को अब तक सिर्फ मीर जाफरों और मीर सादकों से साबिका पड़ा है और उन्हें गुलामी करने वाले मुसलमान पसंद है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी को ये अच्छा नहीं लगता कि मुसलमान खुद उठें और अपनी कौम की बात करें। आपको आएंगे अभी सर, क्या आम आदमी पार्टी के साथ भी बात होगी? क्योंकि उनके लिए अभी सर जो आपके सामने हम दोनों बैठे हैं और सर की लीडरशिप में हम लोग सब साथ खड़े हैं और काम करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए यूपी में सारी राजनीतिक पार्टियों का एक होना जरूरी आपको नजर आता है? अभी तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो दूसरी बड़ी पार्टियों को देना पड़ेगा। सर, बंगाल में क्या बिहार की सफलता दोहरा पाएंगे? देखिए, अभी बंगाल का फैसला भी होना बाकी है, वो जब हो गया बताएंगे। कैसी पिक्चर देख रहे हैं यूपी में 22 के इलेक्शन में जो आपका अलायंस है, क्या आप लोगों ने क्या सोचा है? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, आगे अभी तो ममता बनर्जी ने कहा कि एमआईएम आप पर आरोप लगाया कि पैसे लेकर अल्पसंख्यक वोट बांटते हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ, अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके।
तो ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करे। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया, पार्लियामेंट के चुनाव में तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है, ये कहकर के ये इनको कामयाबी मिली बिहार में। तो जो लोग हमको वोट दिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को, जिसमें राजभर साहब की पार्टी, हमारी पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी, बीएसपी थी, ये तो उनकी तौहीन कर रही हैं जिन्होंने हमको वोट दिया। क्या कह रही हैं वो? तो उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर। मगर ममता बनर्जी ये समझना चाहिए कि अब तक उनको साबिका पड़ा मीर जाफर और मीर सादिक से, अब तक उनको साबिका नहीं पड़ा किसी एक सही मुसलमान से, उनको साबिका पड़ेगा। जो पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा पाती वो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है बीजेपी के, तो आज क्या उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए भाई, ऐसा है ना, हमारे हैदराबाद में एक कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। अब ये बिहार में हम लोग, हमारी पार्टी ने और सब मिलकर इलेक्शन लड़े, कांग्रेस को और आरजेडी मिलकर लड़े। वहां पर आप देख लीजिए, हम तो ट्विटर पे डाले हैं एम्पिरिकल एविडेंस कि हम जो 20 सीट पे लड़े थे, 5 पे हम जीते और 9 पर गठबंधन जीता, 6 पर बीजेपी जीती। और जो हमको उन 6 कौन से वोट मिला, वो अगर ऐड भी कर दिया जाए गठबंधन को, तब भी बीजेपी ज्यादा जीती। और बिहार में हमारा एक कैंडिडेट लड़ा सिर्फ पार्लियामेंट चुनाव में, वहां से कांग्रेस जीती और 39 लोकसभा सीट्स पर एनडीए जीत गया। तो ये हर चीज पर लाकर फिर जिम्मेदारी हम पर क्यों डाल दी जाती है? हाँ, आप हमको दीजिए जिम्मेदारी, इससे हमारी ताकत में, हमारी मकबूलियत में इजाफा होता रहेगा और हम पीछे नहीं हटने वाले नहीं है। इसमें योगी आदित्यनाथ हैदराबाद गए थे और उन्होंने कहा कि हम इसका नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, और आप अब यूपी में आए हैं तो क्या बदलने वाला है? सुनिए, देखिए, जहां पर जिस वार्ड में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी गए थे, वो बीजेपी हार गई, वहां पर तीनों वार्ड हार गई। जहां पर अमित शाह गए वो वार्ड हार गए। हैदराबाद में हमने जितने सीट पिछले बार हमारे थे पूरे आ गए। तो मैं यहां पर नाम बदलने नहीं आया हूं, मैं दिल जीतने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीतेंगे। यहाँ के सेक्युलर पार्टियां कह रही हैं कि आप यहाँ लड़ेंगे तो फिर वही वोटों में बंटवारा होगा, बीजेपी को इसका बेनिफिट होगा। इसीलिए लोकसभा चुनाव में हम नहीं लड़े, तब भी बीजेपी इतना जीत गई। आप ये तो चलता है, ये तो चलता रहेगा ना, इसकी हमको फिक्र नहीं है। ये जो इल्जाम हम पे लग रहा है चलता रहेगा, इसकी फिक्र नहीं है, लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल में कितनी सीटों पर कंटेस्ट करने जा रहे हैं? अभी आज यूपी की बात करिए, आप यहाँ से बंगाल क्यों जा रहे हैं? आज मिलेंगे? अभी नहीं, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आज मिलेंगे। शौकत साहब ने उनसे मुलाकात की थी, हमारे जो अध्यक्ष हैं यूपी के, मिलेंगे जरूर शिवपाल साहब से, क्यों नहीं मिलेंगे? वो यूपी के पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा चेहरा है। अखिलेश जी से मिलेंगे? अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, अभी तो जिससे आपने जिक्र किया उनसे मुलाकात करेंगे। अभी आगे सफर देखिए आगे बढ़ता है क्या। बीएसपी बिहार में एक अच्छा आपका रोल था उनके साथ में, यहाँ नहीं, सुनिए, देखिए, बीएसपी का जो कुशवाहा साहब के साथ अलायंस में आए, वो कुशवाहा साहब की जाती कोशिश की बिना पर वो पहले अलायंस हो चुका था। हमारा देवेंद्र यादव साहब की पार्टी से अलायंस हुआ था। उस वक्त कुशवाहा साहब ने बीएसपी को, राजभर साहब को लेकर एक अलायंस बना चुके थे। बाद में उन्होंने हमको दावत दी, हम उसका हिस्सा बने। तो वो अलायंस था बिहार के तक। अब यूपी में क्या होगा मैं आपको नहीं बता सकता। ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू। और एक डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब जो है,
जो 20 पार्टी के स्टेट के सदर हैं वो भी आज MIM में शामिल हो रहे हैं। हम उनका वेलकम करते हैं, खैर मुकदम करना साहब का दिल की गहराई। पुराने शहर के इलाके उप्पूगुड़े में आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हिंदू तबके के अफराद ने भैयालाल नगर में वाक़ पेंटा बाईसब्बा मंदिर के राजी पर मस्जिद की कायदीन की तरफ से मुबैना कब्जे की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया और सड़क पर धरना देकर बैठ गए। इसके बाद पूरे इलाके में हालात कुछ देर के लिए बेकाबू हो गए। पुलिस की जायद फोर्सेस को तलब करना पड़ा। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में लेकर जबीलपुरा पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। जो इसकी इत्तला मिली, रियासती बीजेपी के सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह पार्टी के सीनियर कायदीन के हमरा जबीलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और महरूस एहतजाजियों को रिहा करने का मुतालबा किया। उन्होंने मजलिस के मकामी कायदीन पर मंदिर के अराजी हड़प करने की कोशिश का इल्जाम आयद किया। बंडी संजय और राजा सिंह की जबीलपुरा पुलिस स्टेशन में आमद की खबर सुनकर मुस्लिम नौजवानों की बड़ी तादाद भी वहां पहुंच गई और बंडी संजय और राजा सिंह गो बैक के नारे लगाने लगे। बीजेपी के कारकुनों ने भी जवाबी नारे लगाए जिससे माहौल खराब हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बी चौक बी आनंद ने नारेबाजी में मसरूफ दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। రెచ్చగొట్టే విధంగా ఇవాళ ఇష్టానుసారంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఆ ప్రాంతంలోని హిందువులందరూ కూడా మొత్తం ఇష్టానుసారంగా కొట్టడం, రాడ్ చేయడం, మెడవట్టి డీసీ గారు నొక్కేస్తే ఆ అబ్బాయి ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీద పడుతుండే రక్తం కడతారు కొట్టిన డీసీపీ గారు. ఆడోళ్ళ మీద చేసుకున్నారు, మహిళల మీద చూడకుండా చేసుకున్నారు. మొత్తం ఇష్టానుసారంగా మొత్తం ఫెన్సింగ్ అన్ని వాళ్ళే కట్టేయడం. అంటే ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కాపాడడం ఏమంటే దానికి మద్దతు పోలీస్ అధికారి దానికి భిన్నంగా ఎంఐఎం పార్టీ నాయకులు ఇచ్చే పైసలు కక్కుర్తుపడి వాళ్ళకు మద్దతు అంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తేనే పోస్టింగ్లు వస్తాయి, ప్రమోషన్లు వస్తాయి. ఇది వాళ్ళ దురాలోచన. డీసీపీ గారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో పూర్తిగా ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కబ్జా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. డీసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో దీనికి డీసీపీ గారే బాధ్యత వహించాలి. ఇవాళ నేనే నిక్కార్సైన హిందును, నిజమైన హిందును అని వాళ్ళ పేపర్లో కాషాయ వస్త్రాలు కూడా ముఖ్యమంత్రి ఏడవన్నాడు. మరి వాళ్ళ రా బయటికి రా, వాళ్ళని ఎండోమెంట్ స్థలాన్ని కాపాడాలని ఏమంటున్నావు? నువ్వేమంటావు? ఎంఐఎం పార్టీలకు అప్పచెప్తావు ఆ స్థలాన్ని. నువ్వు నిజమైన హిందూ అయితే ఫామ్ వద్దని బయటికి రా. నువ్వు ఇవాళ బయట రాకుంటే ఇవాళ బొందుగాలన్నప్పుడు నేను బొందవటం క్యారెక్టర్. నువ్వు పక్కా బొందుగాను. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ బయటికి రాకుంటే, ఈ డీసీపీ మీద చర్యలు తీసుకోకుంటే పక్కా ఈ ముఖ్యమంత్రి బొందుగానిగా హిందూ సమాజం గుర్తిస్తున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి. నువ్వు డీసీపీని మా మీద ఎగబెట్టడం కావచ్చు, డీసీపీని మా కార్యకర్తలు పంపిన కావచ్చు, డీసీపీని హిందూ మహిళల మీద అరెస్ట్ చేసేందుకు పంపిన కావచ్చు. కానీ నిన్ను మాత్రం కాబట్టి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఖబర్దారు గుర్తుంచుకోను. నువ్వు బొందుగానివా, నువ్వు హిందువా? ఒక్కసారి ఇవాళ నిజాయితీతో ఒక్కసారి ఇవాళ నిరూపించు. నేను మా పార్టీ కార్యకర్తలందరం కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా మేము వచ్చినాం. ఈ ప్రభుత్వ స్థలాలను కాపాడడానికి మేము వచ్చినాం. స్థలాలను కబ్జా చేయడానికి కాదు. ఇవాళ కబ్జాదారులకు నీ డీసీపీ, నువ్వు పెంచి పోషిస్తున్న డీజీపీ, నీకు కొమ్ము కాస్తున్న డీజీపీ ఇవాళ హిందూ మహిళల పట్ల అసభ్యంగా వివరించిండు, అరాచకంగా వివరించిండు. ఒక పార్లమెంటు సభ్యుని, ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని మరి రాజా సింగ్ గారు తెలిసిన వెంటనే స్పాట్ పోయి కార్యకర్త సంధానించాడు. గొడవలద్దు,
మనం మాట్లాడదామని చెప్పి సంధాయించాక మళ్ళీ అరెస్ట్ చేస్తారు. నేను కార్యకర్తలు కలవడానికి అంటే గొడవ చేయడానికో ధర్నాలు చేయడానికో రాస్తారోకో చేయడానికి రాలేదు. నేను అరెస్ట్ చేసిన కార్యకర్తలు కలవడానికి మాత్రమే వస్తున్నా. కంప్లీట్ గా సెన్సిటివ్ ఏరియాలో నా పేరు డీసీపీ గారు మమ్మల్ని ఆపడము. फेसबुक की मिल्कियत वाले व्हाट्सएप गूगल पे की तरह रकूमात की अदायगी और खरीदी की मामले तय करने जा रहा है और इसके लिए उसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की मंजूरी हासिल हो चुकी है। हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के सरबराह अभिजीत बोस ने बताया कि व्हाट्सएप का इस ज़िम्मन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक से मायदा हो गया है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के 20 मिलियन यूजर्स हैं और वो इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। मंगलहाट डिवीजन के रहीमपुरा एरिया में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए वहां की अवाम ने 11वीं शरीफ मनाई। ये नियाज गुज़िश्ता 100 साल से हर साल की जा रही है, जिसमें मस्जिद मियां मिश्क के सदर व साबिक़ कॉरपोरेटर समद वारसी की निगरानी की। इस मौके पर तौफीक नवाब, सैयद सलीम, बलीश यादव, राहुल सिंह और अब्दुल रशीद भी मौजूद थे। सिद्दीपेट फाउंडेशन ने एक ऑटो ड्राइवर की बेटी मोहम्मदी बेगम की मेडिसिन की 1 साल की फीस अपनी जानिब से अदा की। वाज़िह है कि मलकपेट की रहने वाली मोहम्मदी बेगम ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल करते हुए मेडिकल सीट हासिल की है। फाउंडेशन के सदर और TRS के MLC फारूक हुसैन ने मोहम्मदी बेगम को एक चेक पेश किया और तयक़ुन दिया कि आगे भी फाउंडेशन की तरफ से मदद करेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि सादत नज़ीर साहब जो सिद्दीपेट फाउंडेशन के सबसे पहले मैं फ़ोन करते ही आरिफ इकबाल साहब और सज्जाद साहब भी फ़ोन किए थे और आगे आए। जो लोग पैसे वाले हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको देने वाला बनाया। और ये लड़की का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मोहम्मदी बेगम इस गरीब ख़ानदान में पैदा हुई है। और मैं पहली बार जब ऑटो चलाते हुए वालिद को बताया गया और वालदा को भी बताया गया और बच्ची का स्टेटमेंट देखने के बाद मुझे खुद महसूस हुआ। मैं सिद्दीपेट से हमारे सिद्दीपेट के फाउंडर और सिद्दीपेट फाउंडेशन के फाउंडर सादत नज़ीर साहब से रब्त पैदा करने के बाद और बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। हो सका तो अल्लाह के फजल से ये 6-8 महीने में ही इनको 5 साल की फ़ीस देने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हर साल अल्लाह चाहा तो मैं ज़िंदा रहा तो कोशिश करूँगा। अगर नहीं बोल सकते कि अगर मना जाऊँ मैं अगर चले जाऊँ तो इनके बाद इनके लोगों की ज़िम्मेदारी है, आबिद मोहिउद्दीन साहब की ज़िम्मेदारी है, सज्जाद साहब की ज़िम्मेदारी है, आरिफ इकबाल साहब की ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि उनसे भी रब्त पैदा कर ये बच्ची के अकाउंट में पैसे जमा करेंगे 5 साल तक। 5 साल तक किसी के पास हाथ पकड़कर पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको कपड़े भी दिए जाएंगे, तालीम के लिए जो भी किताबों की ज़रूरत है वो भी दिए जाएंगे और फ़ीस भी बंधी जाएंगी। मैं वालिद से पूछा कि अगर 5 साल के बाद MBBS कंप्लीट करने के बाद आला तालीम के लिए अगर कोशिश करते हैं तो उसके 2 साल के स्पेशलिस्ट के लिए MD के लिए हम भी हमारे दोस्तों से वो 2 साल की भी फ़ीस बांधने के लिए हम कोशिश करेंगे। मेरी एक ही अपील हैदराबाद वालों से, ख़ासकर फजूल ख़र्चा छोड़कर एक घर में अगर शादी की तकारीब छोटे छोटे तकारीब के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लाखों का स्टेज डाल रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, बैंड बाजा बजा रहे हैं, मरफे बजा रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक जग रहे हैं, गाना पार्टियां चल रही हैं, तो ये मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। लिहाजा मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि अपन फजूल खर्ची को रोकते हुए ऐसे गरीब ख़ानदानों के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए जिनके माँ बाप हंडी बर्तन धोते हैं, जिसका बाप रक्षा चलाता है, ऐसे लड़की और लड़कों के लिए हम आगे आकर हम हैं बोलकर खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके घर में बरकत देगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अगर किसी को 1 रुपया देते हैं तो अल्लाह ताला हमको 100 रुपये देगा, 1000 रुपये देगा। इसीलिए जो लड़की की जो हिम्मत है और वालिदैन ने MBBS आजकल इंटरमीडिएट पढ़ते ही शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं लोग,
तो मेरी अपील है यहाँ के मुकामी MLA साहब से, MP साहब से, कारपोरेटर साहब से, जितने भी नामपल्ली पुलिस ने 2 व्हीलर गाड़ियों के 3 सारिकों को गिरफ्तार करके तकरीबन 3.5 लाख रुपये मालियती 8 बाइक्स बरामद किए। पुलिस ने बतलाया कि मुलजिमीन 32 साला कृष्णा और 32 साला संजय कुमार इन गाड़ियों को सरखा करके उन्हें अंजनीलू के घर पर रखा करते थे। ACP सैफाबाद C वेणुगोपाल रेड्डी और इंस्पेक्टर खलील पाशा की निगरानी में सब इंस्पेक्टर B सईदैया और उनकी क्राइम टीम ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। खानगी इदारे टाटा एडवांस सिस्टम ने रजागुंडा पुलिस को रबर की 2 कश्तियां और 50 लाइफ जैकेट्स का हत्या दिया, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए बताई जाती है। इस कश्ती में 8 से 10 अफराद सवार हो सकते हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि हालिया बारिश और सैलाब के दौरान रजागुंडा पुलिस ने टाटा एडवांस सिस्टम और दूसरे रजाकाना इदारों के साथ मिलकर कई लोगों को बचाया और राहत व इमदाद का काम अंजाम दिया। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज नारजोन में कारखाना पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव, M मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली G साइना, डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार भी शरीक थे। महमूद अली ने कहा कि अमन ज़ब्त की बरकरारी के मामले में सिटी पुलिस पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। जराइम की रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा TV कैमरे इसी शहर में लगाए गए। श्रीनिवास यादव ने कहा कि हमारी रियासत में पुलिस स्टेशन भी अब किसी कारपोरेट इदारे से कम नहीं लगते। हुकूमत इन इमारतों को तमाम असली सहूलियात से आरास्ता कर रही है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नारजोन S कमलेश्वर ने खैर मकदम किया। पुलिस के दीगर आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। 1971 की हिंद पाक जंग की 50वीं बरसी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहीद फौजियों को पुरस्कार खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने दिल्ली में शहीदों की कौमी यादगार पर मशाल जलाई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी इस मौके पर मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 में आज ही के दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी अफवाज पर गलबा पाया था और जीत हासिल की थी, जिसके नतीजे में बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। बेशतर बायोटेक कंपनियां अभी कोविड-19 की दवा की तैयारियों में मसरूफ हुई हैं। जाली दवाएं बनाने वाला सिंडिकेट सरगर्म हो गया है। यूरोपीय यूनियन की पुलिस ने इंतबाह जारी करते हुए तमाम मुल्कों से कहा कि वो मुजरिमों की ऐसी टोलियों से होशियार रहें जो मार्केट में जाली दवाएं लाने के लिए पर तोल रहे हैं। मेक्सिको में 2 माह कबल ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया जा चुका है। यूरोपियन पुलिस का कहना है कि जाली दवाएं बनाने वाले आवाम का इस्तेमाल करने के साथ साथ लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के MP कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने पार्टी के कौमी सदर सोनिया गांधी से उनकी क़यामगाह वाक़ई नई दिल्ली में मुलाकात की। ये मीटिंग इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि TPCC के नए सदर का तकर्रुर होने जा रहा है। कोमट रेड्डी भी TPCC की सदारत के दावेदार हैं। बवसूख ज़राए के मुताबिक कोमट रेड्डी ने उन्हें TPCC का सदर बनाए जाने के लिए सोनिया गांधी पर जोर दिया। उनका दावा है कि वो अपनी सियासी जिंदगी के आगाज से ही कांग्रेस पार्टी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कोमट रेड्डी ने पार्टी सदर से ये भी कहा है कि वो दीगर पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वालों को पार्टी की सदारत ना सौंपे, क्योंकि ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते और ऐसे लोगों से पार्टी को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। कोरोना वायरस के जारी कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 536 नए केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि 3 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1502 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,70,450 हो चुकी है। पीर और मंगल के दरमियान 52,057 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 62,46,000 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। आदिलाबाद में 9, भद्रावती कोत्तागढ़ में 26, जीएमसी में 107, जगतियाल में 14, जनगांव में 8, जयशंकर भोपालापल्ली में 7, जोगलम्बा गढ़वाल में 4, कामारेड्डी में 6, करीमनगर में 22, खम्मम में 26, कुमारा भीम आसिफाबाद में 7, महबूबनगर में 11, महबूबाबाद में 8, मंचियाल में 17, मेदक में 8, मेडचल मलकाजगिरी में 43, मुलुगु में 9, नागर कर्नूल में 7, नलगुंडा में 19, नारायणपेट में 0, निर्मल में 5, निजामाबाद में 15, पेद्दापल्ली में 15, राजन्ना सिरसल्ला में 9, रंगारेड्डी में 41, संगारेड्डी में 19, सिद्दीपेट में 16,
सूर्यापेट में 11, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 27 और यदादरी भोंगीर में 8 केसेस शामिल हैं।